DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्ते। मैं आकांक्षा दुबे। हाल ही में राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि RS 2021 में मैंने 6th रैंक सिक्योर किया है और मैं महाराणा प्रताप की धरती उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। अगर मैं अपने एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं PCM के स्टूडेंट रही हूँ। मेरा PG मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में रहा है और मैं एयरविंग NCC की कैडेट भी रही हूँ। तो अभी वर्तमान में मैं एज ए स्कूल लेक्चरर मैथमेटिक्स के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ और पूरी उम्मीद है अब रिजल्ट के बाद बहुत जल्दी मुझे SDM के रूप में या इसके समकक्ष किसी पद के रूप में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। हमेशा से कहीं ना कहीं मेरे मन में एक इच्छा थी कि अपने उदयपुर का नाम, अपने मेवाड़ का नाम रोशन किया जाए और रिजल्ट आने के बाद मेरी इच्छा पूरी हुई है। जहाँ जिस स्कूल में अभी मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ वो स्कूल भी ट्राइबल इलाके में आता है। तो कहीं ना कहीं मेरे इस रिजल्ट से मेरे स्कूल के बच्चे भी काफी प्रोत्साहित हुए हैं। तो अगर उन बच्चों में से भविष्य में कोई भावी प्रशासनिक अधिकारी बनता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। देखिए, इससे पहले कि मैं RS की अपनी स्ट्रेटेजी को, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरी क्या जर्नी रही है, उसको शेयर करने से पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक DKT प्लेटफॉर्म जिन्होंने मुझे आप लोगों से इंटरेक्शन करने का एक अवसर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेरी क्या RS की जर्नी रही है। देखिए, अभी RS 2021 से पहले मैंने 2018 में भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और उसमें मेरी रैंक 955 रही थी। उस समय मैं RS की एक सीरियस एस्पिरेंट नहीं थी क्योंकि उस समय ना कोई मेरा मेंटर था, ना मैं किसी कोचिंग से जुड़ी हुई थी। तो RS को लेकर किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए ये मुझे जानकारी नहीं थी। तो उस समय मैं आपको बताना चाहूंगी मैंने क्या गलतियां की थी जो आप लोग ना दोहराएं, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, RS 2018 में जो मेंस के चारों पेपर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उन चारों पेपर्स में मैं 20 to 30% के क्वेश्चंस सीधा छोड़कर आई थी। क्योंकि मैं एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रही हूँ तो कहीं ना कहीं एक जो ऑब्जेक्टिविटी नेचर में रहती है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट करेंगे और नहीं आता है तो आप उसे सीधे छोड़ देंगे। तो मैंने ये ब्लंडर मेंस में 2018 में किया था। तो जहां RS में एक क्वेश्चन छोड़ने पर भी आपकी रैंक काफी पीछे चली जाती है, तो मैं 2018 में 30% पेपर छोड़कर आई थी। हालांकि उसके बाद भी मेरा मेंस क्लियर हो गया था और पर क्योंकि मेरे मेंस में मार्क्स काफी कम थे तो फाइनल जो मुझे रैंक मिली थी वो 955 थी। उस समय मैंने जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी तो तत्कालीन राजसमंद में ACEO जिला परिषद श्री दिनेश राय सर के निर्देशन में मैंने इंटरव्यू की तैयारी की थी। तो इंटरव्यू में मेरा काफी अच्छा स्कोर रहा था। आई गोट 75 मार्क्स दैट टाइम। और उसके बाद पर क्योंकि मेंस में स्कोर काफी कम था तो फाइनली मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो जब रिजल्ट आता है ना, जब रिजल्ट अपने पक्ष में नहीं रहता है तो हालांकि मानवीय स्वभाव है कि थोड़ा दुख तो होता ही है। तो 2-4 दिन मुझे भी काफी दुख हुआ। उसके बाद मैंने अपना सेल्फ इवैल्यूएशन किया तो मैंने ये देखा, मैं क्लियरली इस बात को समझ चुकी थी कि मेरी आंसर राइटिंग में कहीं कोई गलती नहीं थी, कमी थी तो वो मेरे डेडिकेशन में थी। इसलिए मैंने 2021 में पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी की। उस समय जब प्रीलिम्स से पहले, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कई सारे एस्पिरेंट प्रीलिम्स होने के बाद में मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उस समय प्रीलिम्स से पहले मेंस का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद में जब प्रीलिम्स आया तो लगभग 1 महीना पहले से मैंने फुल फोकस्ड प्रीलिम्स के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और इस पूरे दौरान में 2021 की वैकेंसी में जब तक कि हमारे मेंस एग्जाम कंप्लीट नहीं हो गए थे उस समय तक मैं जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे या ट्विटर था या जहां भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एक्टिव थी, अपने फ्रेंड सर्कल से मैं सभी जगह से कट ऑफ हो चुकी थी। तो वहां मेरा बिल्कुल भी टाइम में अपना वेस्ट नहीं करती थी। मुझे ध्यान आता है कि मैंने शायद RS मेंस के प्रिपरेशन में सिर्फ 2 दिन मेरे ऐसे निकले हैं जहां मैंने किसी पारिवारिक कारणों की वजह से मेरा समय व्यर्थ हुआ, वरना मैंने एक एक मोमेंट का बहुत अच्छे से सदुपयोग किया था।
देखिए अब आगे बात करते हैं, हम वन बाय वन बात करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, मेंस के लिए क्या हो और उसके बाद इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स में मैंने कैसे तैयारी की और आप लोग क्या ध्यान में रखें। देखिए सबसे पहली बात आप ये अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि अगर आप चाहते हैं कि आरएस में आप टॉप रैंक के साथ में या प्रॉपर स्टेट सर्विस में आप आना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ तैयारी कीजिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रीलिम्स को अलग पढ़ेंगे और मेंस के सिलेबस को अलग तरीके से पढ़ेंगे। आप सभी ने देखा होगा प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में बहुत बड़ा एक पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए जो कॉमन पार्ट है दोनों सिलेबस का, आपको पहले उसे कवर करना चाहिए। मतलब आप मान के चलिए कि प्रीलिम्स एग्जाम में अपियर होने से पहले मेंस का एटलीस्ट 20 to 30% सिलेबस आपका कवर हो जाना चाहिए। मैंने जब प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था उससे पहले मैं मेंस का काफी कुछ पढ़ चुकी थी। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए आपने अगर मेंस को प्रीलिम्स से पहले थोड़ा सा पढ़ लिया तो उसके बाद जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद सभी एस्पिरेंट यही करते हैं कि वो अपनी मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। पर आप सोच के देखिए कि एक एस्पिरेंट है जो प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद रिवीजन कर रहा है और एक दूसरा एस्पिरेंट है जो प्रीलिम्स के बाद में मेंस का सिलेबस देखता है और उसके नोट्स बनाता है। तो ऑब्वियसली जो रिवीजन कर रहा है उसको एक्स्ट्रा एज मिलती है। तो मैंने काफी कुछ पहले से पढ़ लिया था। फिर दूसरी बात देखिए, आप प्रीलिम्स को कभी भी लाइटली मत लीजिए। जैसा कि अभी हाल ही में जो प्रीलिम्स हुआ है आरएस 2023 का, उसकी जो कट ऑफ गई है वो 100 से भी ऊपर गई है। बहुत अनएक्सपेक्टेड रही है। तो ऐसा कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके आए तो हम एक सेफ जोन में होंगे। आप जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं प्रीलिम्स में उतना बढ़िया कीजिए। मान लीजिए आपने मेंस का काफी कुछ पहले से पढ़ लिया, आपने अपनी रणनीति भी बना ली कि किस तरीके से आप मेंस लिखेंगे, और आपने प्रीलिम्स में अगर लापरवाही कर दी और यदि आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है तो आपकी पूरी स्ट्रेटेजी धरी की धरी रह जाती है। तो प्रीलिम्स को कभी भी लाइटली ना लें। अब दूसरी बात, प्रीलिम्स में आप ये ध्यान रखें कि देखिए अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स में अपियर हो रहे हैं तो आप कम से कम 3-4 महीने प्रीलिम्स को दीजिए। पर अगर आप पहले 2-3 बार मेंस दे चुके हैं, मेंस में अपियर हो चुके हैं, तो मेरा मानना है कि 1 महीना भी सफिशिएंट है। मैंने प्रीलिम्स के लिए 1 महीना दिया था और मैंने इसे क्लियर कर लिया था। अब तीसरी बात आती है, देखिए जैसे मेंस में मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से प्रीलिम्स में भी आपको मॉक टेस्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने जब प्रीलिम्स दिया था उस समय मार्केट में मॉक टेस्ट के लिए काफी बुक्स अवेलेबल थी, तो मैंने भी मार्केट से ही कुछ बुक्स परचेस की थी और मैंने लगभग 10 से 15 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दिए थे। तो इससे मेरा एक सेल्फ इवोल्यूशन हो चुका था कि हाँ मैं सही दिशा में तैयारी कर रही हूँ, मैं इतना स्कोर कर लूंगी कि मैं एक सेफ जोन में प्रीलिम्स को क्लियर कर लूंगी। तो आप भी इस तरीके से मॉक टेस्ट दें प्रीलिम्स में, तो आप श्योर हो पाएंगे कि हाँ आपकी तैयारी सही है। तो ये तो हुआ प्रीलिम्स का। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं मेंस में। मेंस में जब आप तैयारी करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सिलेबस में जितना हमारा मेंस का पूरा सब्जेक्ट है, पूरा सिलेबस है, उसमें अगर हम बुक लिस्ट की बात करें, वन बाय वन पेपर को हम लेते हैं। देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट की मेरे पास क्वेरीज भी आई थी कि हम क्या बुक लिस्ट को फॉलो करें, आपने किससे पढ़ा है, तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी। देखिए हम पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पेपर 1 में आता है हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री में जब आप राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की बात करते हैं तो आप देखिए पहले जो राजस्थान अध्ययन की आरबीएसई बोर्ड की किताबें चला करती थी, आप उनसे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उससे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और दूसरा एक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक पुस्तक आती है, राजस्थान हिस्ट्री के लिए अलग आती है और आर्ट एंड कल्चर के लिए अलग आती है। तो आप इन दोनों को रेफर कर सकते हैं और इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम भारत के इतिहास और कला संस्कृति की बात करें तो देखिए इसमें आप इसको डिवाइड कर लीजिए, क्लासिफाई कर लीजिए कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के लिए आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं, और आधुनिक भारत का इतिहास आप अच्छे से अगर कवर करना चाहते हैं तो आप स्पेक्ट्रम को ले सकते हैं। मैंने भी स्पेक्ट्रम से कवर किया था। पर देखिए स्पेक्ट्रम अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब है, उसमें नंबर ऑफ पेजेस काफी ज्यादा हैं और अभी समय बहुत कम है मेंस में, तो
तो आप केवल सेलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ें, उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें, जो आपके सिलेबस में मेंशन है केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना कि पूरी किताब को आप पढ़ें। और भारत की कला संस्कृति की बात करें तो उसमें देखिए मैंने नितिन सिंघानिया की जो भारतीय कला संस्कृति की बुक आती है उसमें से मैंने पढ़ा था, पर क्योंकि समय कम है तो अगर आप डायरेक्ट नितिन सिंघानिया की उस किताब से नहीं पढ़ सकते हो तो आप किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले सकते हैं जो ऑथेंटिक हो, जो पॉइंट टू पॉइंट हो, कम समय में जिसे कवर किया जा सकता हो और सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप किसी कोचिंग के नोट्स को भी डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं, हालांकि मैंने नितिन सिंघानिया से पढ़ा था। उसके बाद देखिए विश्व इतिहास की बात करें तो आप क्लास 11th की आरबीएसई बोर्ड की बुक ले लें, उसमें से लगभग 90% से भी ज्यादा आपका सिलेबस सिर्फ उस 11th की आरबीएसई बोर्ड की किताब से हो जाएगा। इसमें भी आप चाहें तो, क्योंकि इसमें बहुत ही फैक्चुअल चीजें हैं, तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा हुआ हिस्ट्री का पोर्शन। उसके बाद हम आगे आते हैं इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स में देखिए आप सबसे पहले तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में क्लियर होने चाहिए, जैसे कि जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, एफआरबीएम एक्ट क्या होता है, एलपीजी क्या है। तो इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप एनसीईआरटीज में से क्लियर कीजिए या फिर आप रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक बहुत ही अच्छी पुस्तक आती है, तो आप उसमें से जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके सिलेबस से मैच करते हैं तो आप रमेश सिंह की बुक में से उसको पढ़ सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप सीधे उसमें राजस्थान की जब अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो आप राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे को ले लीजिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आप भारत की आर्थिक समीक्षा को पढ़ लीजिए। देखिए 95% से भी ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ आर्थिक समीक्षा से आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से ओरिजिनल आर्थिक समीक्षा की पीडीएफ को अच्छे ध्यान से पढ़ें। आगे अगर हम बात करें तो देखिए अगला पोर्शन जो 20 मार्कर के 3 पार्ट हैं, सोशियोलॉजी का, इसके बाद मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। तो इसमें जो सोशियोलॉजी का पार्ट है वो आपका एनसीईआरटी 11-12 से पूरा कवर हो जाता है। और उसके बाद देखिए अगर मैं मैनेजमेंट और अकाउंटिंग की बात करूं तो मेरे भैया क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो मैंने उनकी हेल्प से मैंने सारे अपने नोट्स को तैयार किया था। तो आप चाहें तो आप किसी कोचिंग के मटेरियल को इसमें रेफर कर सकते हैं। मैंने अपने भैया की हेल्प से ही अपने सारे नोट्स खुद बनाए थे इन दो 20 मार्कर पार्ट के लिए। और इसके बाद देखिए हम सीधा चलते हैं पेपर 2 पर। पेपर 2 में 3 पार्ट है आपके, एथिक्स का पार्ट है, उसके बाद साइंस एंड टेक है और ज्योग्राफी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी पे। तो भारत और विश्व की जब आप भूगोल पढ़ते हैं ना तो आप उसमें आपके पास काफी सारी अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें से आप महेश वर्णवाल की बुक को ले सकते हैं या आप सविंद्र सिंह की बुक को ले सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है। उसमें आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड और जो इंडिया का ज्योग्राफी है वो कवर हो जाता है। और मैं बीच में एक बात मिस कर रही हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने आरएस मेंस हिंदी माध्यम से लिखा है। फिर देखिए आप राजस्थान के भूगोल की बात करें तो आप हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है या राजस्थान बोर्ड की जो भूगोल की पुस्तक चलती है, इन दोनों से आप राजस्थान की जो भूगोल का सिलेबस में पार्ट है उसको आप कवर कर सकते हैं। ज्योग्राफी के बाद हम बात करते हैं साइंस टेक की। साइंस टेक में देखिए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस से रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के पार्ट में मुझे कहीं कोई समस्या नहीं थी, और फिर भी मैंने 9 to 12 की जो साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का जो पार्ट है इसमें, वो मैंने वहां से कवर किया था। मैक्सिमम पार्ट आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। उसके बाद भी देखिए अगर आप चाहें तो अगर आप चाहते हैं कि सारा स्टडी मटेरियल साइंस का आपको एक ही बुक में कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिल जाए तो आप एक मार्केट में एक बुक है निर्माण आईएएस की, निर्माण आईएएस की बुक जो 2 पार्ट में आती है, एक साइंस के लिए और एक साइंस टेक के लिए। मैंने भी उस बुक में से पढ़ा था, तो आप चाहें तो एनसीईआरटी को स्किप करके आप डायरेक्टली उस बुक में से भी अपने नोट्स बना करके डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए आप जब साइंस और टेक का पार्ट पढ़ते हैं ना तो आप उसमें कुछ ऑनलाइन वेबसाइट की हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे दृष्टि आईएएस है, ध्येय आईएएस की वेबसाइट बहुत अच्छी है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं एथिक्स के पार्ट पर।
एथिक्स के लिए मैंने जिससे तैयारी की थी वो मैंने दृष्टि आईएएस की एक बुक है नीति शास्त्र की, वहां से मैंने इसको पढ़ा था। और पर आप चाहे तो काफी एस्पिरेंट कोचिंग के मटेरियल का एथिक्स में यूज कर रहे हैं तो वो भी अच्छे हैं। हालांकि मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने अपनी आरएस मेंस के प्रिपरेशन में बहुत रेयरली ही कहीं पर कोचिंग के स्टडी मटेरियल का यूज किया है। मैंने लगभग सारे नोट्स खुद ही तैयार किए थे और अपने आप ही उसे रिवाइज किया था। तो आप चाहें तो किसी विश्वसनीय संस्था के मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, ये हुआ हमारा पेपर 2। उसके बाद हम आते हैं पेपर 3 पर। पेपर 3 में बेसिकली आपके जो मोटे मोटे 2-3 पार्ट हैं। पहला है पॉलिटी का पार्ट। पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है हम सभी जानते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हो चाहे आरपीएससी एस्पिरेंट हो, सभी एम लक्ष्मीकांत को ही फॉलो करते हैं। और मैंने एम लक्ष्मीकांत के अलावा 9 to 12 की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस की, वो भी मैंने पढ़ी थी, जिनमें काफी अच्छा कंटेंट है। तो आप इन दो को अगर कवर कर लेते हैं, एनसीईआरटी को और एम लक्ष्मीकांत को, तो इट इज मोर देन इनफ। इससे बाहर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। फिर पॉलिटी में ही आपके नीचे एक पार्ट आता है सिलेबस में आईआर का। आईआर देखिए, सिलेबस में एक ऐसा पोर्शन है जिसके नोट्स आपको खुद ही बनाने चाहिए, ये मेरी राय है। आप किसी करंट अफेयर मैगजीन को ले लीजिए, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, क्रॉनिकल हो, दृष्टि की मंथली मैगजीन हो, तो इनमें से किसी भी मैगजीन को आप ले लें। उसमें से जो भी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का जो एक अलग से पोर्शन आता है, उसमें से आप अपने नोट्स तैयार कर लें। और उसमें जो भी करंट अपडेट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, आप उसमें रोज ही अपडेट करते रहें। तो इस तरीके से आपके पास आईआर के एक नोट्स तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आता है। पबएड में आप बहुत ही तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 11th-12th की जो आरबीएसई बोर्ड की लोक प्रशासन की पुस्तकें अभी चलती हैं, तो उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने 11th-12th की जो लोक प्रशासन की किताबें हैं, उनको लगभग मुझे ध्यान आता है मैंने 5 से 6 बार रिवाइज किया हुआ है। और उसके साथ ही जो कुछ 2-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो उन किताबों में कवर नहीं होते हैं, तो उसके लिए मैंने मार्केट में एक बुक थी राजकुमार कसवा की, उसमें से मैंने उसको कवर किया था। तो यहाँ से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। इसके बाद जो छोटे छोटे पार्ट है, जैसे साइकोलॉजी यानी कि जो व्यवहार वाला बिहेवियर का पार्ट है, वो आपका 11th और 12th की एनसीईआरटी मनोविज्ञान जो है बुक चलती है, उसमें से आपका पूरा कवर हो जाता है। इसके अलावा जब लॉ की हम बात करते हैं, देखिए लॉ के लिए 2 तरीके हैं। मार्केट में आरबीडी पब्लिकेशन की एक बुक भी आती है, मैंने उसमें से भी काफी चीजें पढ़ी थी। और कुछ लॉ के पार्ट में ऐसे एक्ट भी हैं जिनको मैंने बेयर एक्ट पीडीएफ डाउनलोड करके सीधा उन्हीं में से पढ़ा था। तो आप चाहे तो किसी कोचिंग के मटेरियल से भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो आप अपने सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बचा एक स्पोर्ट्स और योगा वाला पार्ट। देखिए, ये पार्ट ऐसा है कि जिसके आप कोचिंग के नोट्स पढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसे खुद इकट्ठा करना बहुत ही चैलेंजिंग काम रहता है। मैंने इसके लिए आरबीडी पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा था और उसी बुक के अंदर ही स्पोर्ट्स में जो भी नई गतिविधियां होती थी, कोई घटनाक्रम हुआ है, तो मैं उसी बुक में उसे एड ऑन करती रहती थी। तो आप इस तरीके से पेपर 3 की तैयारी कर सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं पेपर 4 पर। पेपर 4 देखिए, जैसा कि माना जाता है कि सबसे स्कोरिंग हमारा चारों पेपर में पेपर 4th है। ये बेसिकली इसमें 2 पार्ट है, आप सभी जानते हैं, जनरल हिंदी है और जनरल इंग्लिश है। पहले हम बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश की। देखिए, जनरल इंग्लिश में एक तो आपका 20 मार्क्स का ग्रामर वाला पार्ट है और 50 और 20 नंबर का कंपोजिशन और कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है। इसके लिए मैंने एज यूजुअल सभी जिससे तैयारी करते हैं, रस्तोगी की बुक से मैंने तैयारी की थी। इसके अलावा मैंने मैग्रा हिल की एक एस.सी. गुप्ता की एक बुक आती है इंग्लिश की, उससे भी मैंने प्रिपेयर किया था। कंपोजिशन पार्ट मैंने मैग्रा हिल से प्रिपेयर किया था, तो आप भी वहां से कर सकते हैं। दूसरा एक ध्यान रखिए, आप हिंदी में जब तैयारी करते हैं ना, तो आपको हिंदी में ग्रामर पोर्शन पर बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो पोर्शन अकेला 50 नंबर का है, तो 50 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो आप इसके लिए राघव प्रकाश की बुक रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक 9वीं से 12वीं में राजस्थान बोर्ड की हिंदी व्याकरण की बुक चलती है, तो उसमें से भी आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। मैंने भी इन्हीं 2 बुक को पढ़ा था। और स्पेशली अगर मैं हिंदी की बात करूं, तो इसमें मेरे ही स्कूल के
हिंदी लिटरेचर के लेक्चरर हैं सर किशन जी सर, उनसे मैंने काफी हेल्प ली थी इसमें, और इस बार भी मेरे फोर्थ पेपर में अच्छे मार्क्स रहे थे। अब देखिए बात करते हैं, ये तो हुई बुक लिस्ट की बात। अब इस पूरे मेंस के एग्जाम में देखिए सभी बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, सभी का नॉलेज बहुत अच्छा है, पर देखिए डिफरेंस कहाँ आता है, उन चीजों पर बात करते हैं कि हम मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें 3-4 बातें हैं। सबसे पहली बात आती है कि आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए। आपने बुक लिस्ट आपको मैंने बता दी, आप उसमें से अपनी किताबें तय कर लें, उसका 2-3 बार रिवीजन करें और उसके बाद अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। अब एक बात आप ध्यान रखिए, जैसे आप जो नोट्स बनाते हैं ना, वो एक्चुअल कंटेंट का 10% से ज्यादा ना हो या मैक्सिमम 15%। यानी कि आप मान के चलिए, जैसे अगर कोई बुक है वो उसमें नंबर ऑफ पेजेस 100 हैं, तो आप जब उसके नोट्स बनाते हैं ना, तो वो 10 पेजेस से ज्यादा किसी भी स्थिति में नहीं होने चाहिए। तो एक काम आप ये कीजिए कि आप जो भी पढ़ते हैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि आप परीक्षा से ठीक पहले उन्हें फिर से रिवाइज कर सकें, मल्टीपल रिवीजन आप कर सकें। दूसरी बात यही है कि आप ऐसा ना हो कि आप मेंस तक पढ़ते ही जाएं, नया नया कंटेंट रोज पढ़ें। देखिए ज्ञान हमें बढ़ाना नहीं है, हमें किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, हमें केवल मेंस क्लियर करना है। तो आप इतना ध्यान रखें कि आप ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ रहे हैं, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं और आप उन्हीं का बार बार रिवीजन कर रहे हैं। आप कुछ नया मत लीजिए, आप उन्हीं को बार बार रिवीजन कीजिए। और तीसरी बात आती है मॉक टेस्ट की। मेंस में मॉक टेस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपको पता चलता है कि आप उस भीड़ में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप मेंस में देखिए नॉलेज होना और उस नॉलेज को कॉपी पर रिप्रेजेंट कर पाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आप इतना बढ़िया से तैयारी कीजिए, इतना रिवीजन कीजिए कि आप कॉपी में बहुत फ्लो में आंसर्स को लिख सकें, ताकि आपका समय भी बचे। और फिर मॉक टेस्ट के साथ ही देखिए एक बात आती है आंसर राइटिंग स्किल की। देखिए आंसर अच्छे होने चाहिए, इसका क्या मतलब होता है, अच्छी आंसर राइटिंग में कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे जैसे आपकी राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन में एग्जैक्टली जो पूछा जा रहा है आप उस पर स्टिक रहिए, आप वही लिखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं यहाँ पर अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देखिए 2021 के मेंस में ज्योग्राफी का जब पेपर हुआ था, उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी से एक प्रश्न आया था, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न था जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता था। ये एक 5 मार्कर क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि राजस्थान में जो धात्विक खनिज हैं उनके बारे में बताना था, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। और पता नहीं मैंने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा और मैंने धात्विक की बजाय अधात्विक खनिजों का पूरा वितरण राजस्थान में कहाँ कहाँ है उसका पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसे। अब आप समझ सकते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन और सिर्फ आपके एक थोड़ा सा पढ़ने में गलती करने की वजह से पूरा गलत होता है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कभी इन फ्यूचर मेंस में ऐसी गलतियां ना करें। तो शायद आज वो 5 नंबर और एक्स्ट्रा होते तो मैं और बेहतर स्कोर कर पाती। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से लिखें। मॉक टेस्ट के बाद जब आपको मॉडल आंसर की मिलती है तो उसको भी साथ के साथ में रिवाइज करते जाइए। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेंस में बात आती है कि आप कितनी बार रिवीजन कर रहे हैं और आप किस तरीके से अपना आंसर लिख कर आ रहे हैं। अगर आप ज्योग्राफी में लिख रहे हैं तो आप मैप बना सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स में आंसर लिख रहे हैं तो आप इकोनॉमिक सर्वे से किसी डाटा को वहां मेंशन कर सकते हैं, आप लॉ में कोई आंसर लिख रहे हैं तो आप उस बेयर एक्ट की किसी धारा को वहां मेंशन कर सकते हैं, आप बिहेवियर में कोई क्वेश्चन साइकोलॉजी का आंसर लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, संवेगात्मक बुद्धि क्या है, अब इसका उत्तर सभी को आता है, पर वहां अगर आप मेंशन कर देते हैं कि डैनियल गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि क्या है, तो वो आपको एक्स्ट्रा एज देगा। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को एनरिच करते जाइए, तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे मेंस में। देखिए मेंस ही इस पूरे एग्जाम की वो स्टेज है जहां आप जितनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। यहाँ आप जितनी ज्यादा मेहनत कर लेंगे ना, इंटरव्यू में आपको स्ट्रेस उतना ही कम होगा। तो ये हुई हमारी मेंस की बात। देखिए मैं बताना चाहूंगी, मेंस के लिए मैंने उत्कर्ष की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ली थी। मैं हर संडे को घर पर ही, उदयपुर में ही अपने घर पर बैठकर पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट निकालकर ऑनलाइन टेस्ट देती थी ऑनेस्टली।
और फिर उसे स्कैन करके कॉपी आगे भेजती थी। इसके अलावा किसी भी कोचिंग से मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी। मैं यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहूंगी, आई हैव नेवर बीन अ क्लासरूम स्टूडेंट ऑफ एनी कोचिंग। मैं किसी भी कोचिंग की क्लासरूम स्टूडेंट नहीं रही हूँ। मैंने अपनी पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी से की है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। इंटरव्यू अगर मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो इंटरव्यू इस पूरे आरएस के प्रोसेस में मेरे लिए सबसे पसंदीदा आप कह सकते हैं, या मेरे लिए सबसे इजी वाली स्टेज थी। मुझे प्रीलिम्स और मेंस में जितनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी, उतनी कम मुझे इंटरव्यू के लिए करनी होती थी। तो इंटरव्यू बेसिकली है क्या? देखिए, आपने कई लोगों से, यूपीएससी एस्पिरेंट से, आरपीएससी के एस्पिरेंट से सुना होगा कि इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, और वाकई में ये बात सही है। इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। इस बार के अगर आप आरएस 2021 के इंटरव्यू के मार्क्स आपने देखे होंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा मामला रहा है। मैंने मिनिमम 38 मार्क्स भी देखे हैं और मैक्सिमम 75 भी देखे हैं। तो देखिए, इंटरव्यू में होता क्या है ना कि आपने बचपन से लेकर अब तक अपने व्यक्तित्व का विकास किस तरीके से किया है, आपने उसमें क्या अच्छी चीजें डाली हैं। देखिए, इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठते हैं ना, वो काफी लंबी सेवा के बाद वहां बैठे हैं, वो बहुत अनुभवी लोग हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से जज कर पाते हैं। वो एक सिंसियर, डिसिप्लिन, डाउन टू अर्थ, एक पंक्चुअल व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं जो अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो। तो आप अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से ग्रो करें, मेंटली भी फिट रहें, फिजिकली भी फिट रहें, और इंटरव्यू पैनल के सामने एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट के रूप में सामने आए, जिसका नॉलेज बेस भी अच्छा हो और जिसका एक सामान्य व्यक्तित्व हो, वो भी अच्छा हो। तो तभी आप इंटरव्यू में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि मैंने 2018 में दिनेश राय सर के निर्देशन में इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी, और उस समय मेरे इंटरव्यू में 75 मार्क्स थे, जो काफी एक बहुत ही अच्छा स्कोर था। और इस बार भी मेरा इंटरव्यू का स्कोर बहुत अच्छा रहा है। कंपैरेटिवली आई गॉट 70 मार्क्स इन इंटरव्यू इन आरएस 2021। और 2021 के आरएस की बात करें तो यहाँ मैंने इंटरव्यू की तैयारी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं श्री महावीर प्रसाद शर्मा सर और श्री घनश्याम शर्मा सर, इन दोनों के निर्देशन में मैंने अपनी पूरी इंटरव्यू की तैयारी की है। और मैं बहुत ही श्योरिटी के साथ ये कहना चाहूंगी कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने एमपी शर्मा सर के गाइडेंस में इंटरव्यू की तैयारी की है। सर का इतना लंबा अनुभव एक कलेक्टर के रूप में रहा है, उनकी सेवा बहुत लंबी रही है। उनके पास हम जब भी इंटरव्यू को लेकर कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी लेकर जाते थे, बहुत उलझाने वाले प्रश्न लेकर जाते थे, सर बहुत ही सरल सहज तरीके से हमें हर सवाल का उत्तर समझा देते थे। तो आई एम लकी कि मैंने मेंटोर के रूप में उनके अंडर में इंटरव्यू की प्रिपरेशन की है, और मेरे इंटरव्यू के जो भी मार्क्स आए हैं उसमें एमपी शर्मा सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इस तरीके से ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी। अब देखिए, इस पूरे प्रोसेस के बाद हम कुछ कॉमन जो डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं एस्पिरेंट की, उन पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला एक क्वेरी ये रहती है कि क्या हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट और इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन रहता है? तो देखिए, इसका एक वन वर्ड में आंसर मैं कहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि यूपीएससी में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, पर जहां तक स्पेशली मैं अगर आरपीएससी की बात करूं, आरएस की बात करूं, तो यहाँ मेरा मानना है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्कूल लाइफ के बाद से ही मेरा हिंदी में लिखने की प्रैक्टिस लगभग छूट चुकी थी। 7-8 सालों में मैं बिल्कुल हिंदी में मेरा लिखने का एक रूटीन ही टूट गया था। उसके बाद जब आरएस के मेंस की बात आई, तो क्योंकि मेरी दोनों ही लैंग्वेज ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छी भी मैं नहीं कहूंगी, काफी ठीक ठाक कमांड है दोनों पर, तो मैंने फाइनली बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने अपना माध्यम हिंदी चूज किया। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये था कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम से देती हूँ, मैं उसमें भी कंफर्टेबल थी, पर अगर मैं वहां के बजाय हिंदी से देती हूँ तो मुझे लगता है कि एक दूसरे हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं सामने आ सकूंगी। तो अल्टीमेटली काफी सोचने विचारने के बाद मैंने अपना माध्यम मेंस एग्जाम के लिए हिंदी को चुना, और मेरा ये निर्णय काफी सफल भी साबित हुआ है। तो आप किसी भी तरीके से मन में इस धारणा को न रखें कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ किसी तरह का भेदभाव
आंसर चेकिंग में, कॉपी चेकिंग में रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत अच्छा उत्तर अगर लिखकर आते हैं तो आपको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितना कोई इंग्लिश मीडियम में उस उत्तर को उसी तरीके से लिख कर आता है। तो इस तरह की भ्रांतियों को अपने मन से बिल्कुल बाहर निकाल दें। अब दूसरी क्वेरी आती है कि क्या आरएस के लिए कोचिंग करना जरूरी है? क्या हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के बेस पर भी क्या हम प्रॉपर आरएस में आ सकते हैं? क्या हम टॉप रैंक सिक्योर कर सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं आपके सामने खुद एक एग्जांपल हूँ। मैं किसी कोचिंग की स्टूडेंट नहीं रही हूँ। मैंने अपने नोट्स खुद तैयार किए हैं स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक बुक से। तो आप भी पूरे डेडिकेशन के साथ में अगर तैयारी करेंगे तो आपको किसी तरह की कोचिंग की जरूरत नहीं है। हालांकि देखिए, कोचिंग का अपना एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कोचिंग आपको एक गाइडेंस दे सकती है, एक सही रास्ता दे सकती है, पर अल्टीमेटली जो मेहनत करनी है ना, वो मेहनत आपको ही करनी है। अपनी जो रणनीति बनानी है, स्ट्रेटजी बनानी है, वो आपको खुद को बनानी होगी, तभी आप एक बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर पाएंगे। तो ये कुछ क्वेरीज स्टूडेंट्स की रहती हैं। और उसके बाद एक और क्वेरी रहती है। हमेशा कई एस्पिरेंट पूछते हैं कि आप कितने घंटे स्टडी करते थे, किस समय पर आप पढ़ना पसंद करते थे। तो देखिए, जब आप किसी एग्जाम में डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं तो नंबर ऑफ आवर्स मायने नहीं रखते। आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण ये होता है कि आपका टारगेट जो आपने डिसाइड किया है वो पूरा हुआ है कि नहीं है। तो आप जो डेली शेड्यूल बनाते हैं, डेली आपका जो टारगेट होता है, आप उसको ईमानदारी से पूरा कर लें तो वो सफिशिएंट है। फिर चाहे आप उसे 2 घंटे में पूरा करें या 10 घंटे में, तो नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते हैं। फिर उसके बाद समय की बात करें तो देखिए, ऑब्वियसली सुबह के समय में पढ़ना ज्यादा फ्रूटफुल होता है। हालांकि ये सभी का अपना अपना नेचर होता है, अपनी प्रेफरेंस है कि वो रात में पढ़ना चाहता है या सुबह। जैसा आपको सुविधा हो आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें हमारे मेंस के बारे में रही हैं और इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको बताया। और अंत में चलते हुए, जो भी अब एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए देखिए, कई सारे मेरे ऐसे नोन एस्पिरेंट हैं जिन्होंने 2021 में, 2018 में काफी मेहनत से तैयारी की थी, पर अंतिम परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। तो देखिए, बात याद रखिए कि असफलता इंसान का आखिरी दिन नहीं होती और ना ही एक सफलता जिंदगी की इंतहा होती है। शिखर के बाद भी शिखर है। अंत में चलते हुए 2 पंक्तियां प्रसिद्ध कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, उनकी कुछ पंक्तियां जो मेरे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं, शायद वो आपको भी प्रेरित कर पाए। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो आप भी अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और निश्चित रूप से आप सभी सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।